गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया ना कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत किया है। हाँ किया है, मैं पूरी तरीके से किसी भी पेरेंट के कभी अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं। लेकिन हम पैदा क्यों हुए उसका भी कोई ढंग का रीज़न नहीं दे पाएंगे। उनके लिए बस सेक्स है तो बच्चा है, उनके लिए बस ये रीज़न होता है। मतलब किसी ने ये तक सोचने की सहूलियत नहीं उठाई कि अगर तेरे से नहीं हो पा रहा है बेटा तो तू रहने दे, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। देयर आर मैनी पेरेंट्स आउट देयर हु ट्रीट देयर चिल्ड्रन लाइक फ्रेंड्स। ये अच्छी बात है, अपनी औलाद को दोस्त की तरह बात करनी चाहिए, लेकिन क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों है। हमारे तो पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं था, तो तू ऐसा क्यों है? इनको ना तब समझ में आया था, ना इनको अब समझ में आया। इनको कभी समझ में ही नहीं आया कि बेटा तुम ऐसे हो क्यों, तुम ऐसे क्यों हो, मतलब तुम इतने अलग क्यों हो, आजकल की जनरेशन इतनी अलग क्यों, इनको कभी समझ ही नहीं आया। तो ये बहाना कर दो कि उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स में डाल दो, और फिर घर में जाके एक बहुत सेक्युलर माहौल है, वो 2-3 मिनट तक ही रहता है। जिस दिन एग्ज़ाम में वैसे तो बड़ा एक्ट करेंगे कि हम बेटा तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ किया है, मैं पूरी तरीके से किसी भी पेरेंट के कभी अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं। लेकिन हम पैदा क्यों हुए उसका भी कोई ढंग का रीज़न नहीं दे पाएंगे। उनके लिए बस सेक्स है तो बच्चा है, उनके लिए बस ये रीज़न होता है। मतलब किसी ने ये तक सोचने की सहूलियत नहीं उठाई कि अगर तेरे से नहीं हो पा रहा है बेटा तो तू रहने दे, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। देयर आर मैनी पेरेंट्स आउट देयर हु ट्रीट देयर चिल्ड्रन लाइक फ्रेंड्स। ये अच्छी बात है, अपनी औलाद को दोस्त की तरह बात करनी चाहिए, लेकिन क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों है। हमारे तो पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं था, तो तू ऐसा क्यों है? इनको ना तब समझ में आया था, ना इनको अब समझ में आया। इनको कभी समझ में ही नहीं आया कि बेटा तुम ऐसे हो क्यों, तुम ऐसे क्यों हो, मतलब तुम इतने अलग क्यों हो, आजकल की जनरेशन इतनी अलग क्यों, इनको कभी समझ ही नहीं आया। तो ये बहाना कर दो कि उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स में डाल दो, और फिर घर में जाके एक बहुत सेक्युलर माहौल है, वो 2-3 मिनट तक ही रहता है। जिस दिन एग्ज़ाम में वैसे तो बड़ा एक्ट करेंगे कि हम बेटा तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे सब शेयर कर लो। जिस दिन एग्ज़ाम में गंदे नंबर आएंगे, ये लोग चप्पल मारने पे उतर आएंगे, तो वो सब भी सिर्फ एक थोपी हुई चीज़ है समाज की। तो तुम्हें अगर लग रहा है बहुत महान काम हो गया या तुम्हारे वाले थोड़े अलग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बंदी हो या माँ बाप, सबके सेम ही होते हैं एट दिस एंड। तुम कोई राज कपूर या महेश भट्ट के ख़ानदान में तो पैदा हुए नहीं हो, तो जाहिर सी बात है वही मेंटालिटी लेके पैदा होंगे। क्योंकि तो क्या करोगे क्या? उसके बाद हमें बड़ा ताज्जुब हो जाता है। वो खबरें नहीं सुनी तुमने कि एक आदमी अकेला बेचारा फ्लैट में या पीजी में रह रहा था, जॉब वगैरह कर रहा था, अकेला रह रहा था, मस्त था, अचानक से उसने एक दिन अपने आप को गोली मार दी। अचानक से किसी ने स्लीपिंग पिल्स खा के रेंट वाले फ्लैट में सुसाइड कर लिया। एक बच्ची की लाश मिली गटर में। वो तो बढ़िया कमा रहे थे, 70-80 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे थे। और मैं एक बात बता दूं, दिल्ली में 3 BHK जहां मैं रहता हूं 35,000 रुपये रेंट है। और एक आदमी को रहने के लिए कितना चाहिए होता है? 1 BHK, ज़्यादा से ज़्यादा 2 BHK। 1 BHK भी मोर देन इनफ है रेंट पे, मतलब पीजी भी नहीं और फ्लैट भी नहीं। मैं फ्लैट पे रह रहा है, रेंट पे। तो बढ़िया था, वो तो सब ठीक था। तो मर क्यों गया? वो मर इसीलिए गया क्योंकि उसका खुद कुछ अपना नहीं था। उसको तो बता दिया गया बेटा तू यहाँ चला जा, ऐश ही ऐश है, मौज ही मौज है। वो 15 साल से नौकरी कर रहा है, उसको मौज नहीं मिल रही, ऐश नहीं मिल रही उसको। और जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम अपनी जॉब से बड़ा सेटिस्फाइड है, तुम हमारे मामले में उंगली मत करो, तुम बहुत नेगेटिव आदमी हो, मैं उनको सीधा सीधा एक बात पूछना चाहता हूँ। तू एक बात बता, सुबह के 6 बजे उठो, 2-3 घंटा तैयार हो, फिर 6 बजे निकलो और रात के 9 बजे आओ, इसमें चिल कहाँ है? क्योंकि अगर तुम दिल्ली से गुड़गांव अगर बदकिस्मत तो बहुत ज़्यादा, तो दिल्ली टू गुड़गांव तुम्हारा ऑफिस है, तो जाम में ही तुम्हारी इतनी माँ बहन हो जाएगी। और 2-3 घंटा लेट हो गए तो फिर पैसे कटना, बॉस की गाली। ये वर्क कल्चर जो होता है इतना टॉक्सिक क्यों होता है? यहाँ पे लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं परेशान? मेरे को तो समझ नहीं आया क्यों परेशान रहते हैं। ये परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि ये इनका इतना बुरा हाल होगा आगे जा कर के, इनको उनके माँ बाप ने कभी बताया नहीं। अगर मुझे पता होता मेरा लाइफ का सिर्फ एक गोल एक 9 to 5 की जॉब है या फिर एक दुकान है जिस पे मुझे बैठना है, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देता। और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में। मैं क्यों ऐसी गंदी ज़िंदगी जीऊँ यार? जो सुसाइड करते हैं वो ये लॉजिक देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको हम मर जाएं, मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ, ना ही खुद कह रहा हूँ। ये सुसाइड करने वाले ये लॉजिक देते हैं कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, हमें क्यों परेशान कर रहे हो उतना, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? 14-15 साल के थे, खुश थे, 9th से पहले मज़े करते थे, तब तो किसी ने आके कुछ बोला नहीं हमें, तब तो तुमने हमें बाहर की दुनिया के लिए तैयार किया नहीं। अब अचानक से इतनी जिम्मेदारी हम पर दे दी, हम पागल हो गए हैं। गर्लफ्रेंड के नखरे 100 है, ख़त्म नहीं होते।
ये क्या पागलपन चल रहा है? और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम हमें कह रहे हो, तुम हमें मोटिवेशन दे रहे हो इस सब के बाद भी इसी गंदी ज़िंदगी में रहने की। मैं रहूँ क्यों तुम्हारे साथ? ऐसा क्या है तुम में ख़ास? भाई ऐसा तुम्हारे अंदर कुछ खास है तो मैं बताऊं, मैं इस ज़िंदगी में तो अब और नहीं आ सकता। तुम हाथ पैर जोड़ के आ जाओ कि मेरे से नौकरी नहीं होने वाली, कई बार तो घर से भी निकाल देते हैं और कई बार तो बात तक करनी बंद कर देते हैं। ये साला कुत्ते का पिल्ला यहीं पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं है इसे, मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, कोई काम नहीं है इसे। अरे 15 साल उसने नौकरी कर ली, अब उससे नहीं हो पा रही, तू समझा करना भाई। और इतनी किल्लत थी तेरे को तो तू कमा लेता अपने टाइम में। देखो हमें जितना करना था हमने कर लिया। अब चुप कर, हमें जितना करना था कर लिया। मेरी बात नहीं समझ में आती, मैं पैसे कमा के दूँ, मेरी रिश्तेदारों के बीच में कोई औकात नहीं है, फैमिली इश्यूज़ पे मेरे से कोई बात नहीं करता। 20 साल का हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे घर पे कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहा है या कोई भी मैटर डिस्कस हो रहा है, मेरे घर वाले मुझे बाहर भेज देते हैं। तुम्हारी खुद की फैमिली में तुम्हारी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। मैं क्यों तुम्हारी बेकार की कोई भी बात सुनूँ? तुम हो कौन, होते कौन हो तुम मुझे ज्ञान देने वाले? तुम्हें खुद भी कुछ पता है अपनी ज़िंदगी का क्या सही है क्या गलत है जो तुम मुझे बता रहे हो? लेकिन ये हमारी समझ में आता नहीं है, जवाब ही नहीं है, किसी चीज़ का जवाब नहीं है। समझाओ ना मुझे कि जब स्कूल कॉलेज में जब मैं था सब इतने प्यार से रहते थे, सब इतने अच्छे से बात करते थे। जब मैं प्राइमरी क्लास में था, ठीक है, मैं शरीफ बच्चा था। जैसे ही मैं 10th में आया, जैसे ही मैं बड़े स्कूल में आया, वहाँ हर एक बच्चा इतना ज़्यादा बदतमीज़ और हरामी कैसे हो गया? और हरामी होने में कुछ गलत बात नहीं है, बस फ़र्क यह है कि अगर तुम सारी हदें पार कर दो, मतलब महाबदतमीज़ और गुंडेल टाइप गुंडे बन जाओ प्रॉपर, तो फिर ये कैसे हो गया? तो ये तो गलत बात है ना। मेरे को पता होता तो मैं कभी नहीं जाता। प्राइवेट स्कूल का क्या नाटक लगा के रखा है? गवर्नमेंट स्कूल से इनका मतलब पता है क्या है? कि गांव खेत में कोई स्कूल है जिसकी छत भी नहीं है, वहाँ पे जाके तुम पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल का अच्छा होता है तो वहाँ पढ़ाते भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहता केंद्रीय विद्यालय बहुत ही घटिया स्कूल है, यहाँ पे कुछ पढ़ाते नहीं है, लेकिन इट्स अ डिसेंट स्कूल, अच्छा स्कूल है। और वो गवर्नमेंट भी है, वहाँ हिंदी भी पढ़ाते हैं। तो ऐसा क्या है कि मरे जा रहे हैं बिल्कुल ही? वहाँ के बच्चे तो बहुत खुश हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं लाइफ में रोते हुए, खूब इन्जॉय करते हैं। ये जितने साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे वाले होते हैं यही परेशान रहते हैं। इकोनॉमिक गैप हो जाता है तो सोच में फ़र्क आ जाता है, फिर लीचड़ बातें शुरू हो जाती हैं कि अगर अमीर लोगों के बीच में तुम अमीर लोकेलिटी में चले जाओ कि बेटा सिर्फ इंग्लिश में बात करना, वो हिंदी बोलती है उसके साथ मत खेलो, यू डोंट प्ले विद हिम, ही इज़ अ बैड बॉय, आई डोंट लाइक राहुल। ये राहुल कौन है? ये तुम्हें मैसेज क्यों कर रहा है? उसके मैसेजेस पढ़ रहे हैं। अरे यार ये क्या बकवास है, ये क्या पागलपन चल रहा है? इसको तुम पेरेंटिंग बोलते हो? औलाद कुत्ते की तरह पैसा छाप रही है, उससे ये तक नहीं पूछना ज़रूरी समझा यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर बनके कि वो कौन है, करता क्या है। उसके पैसों पे तुम्हें याशी करनी थी, इसलिए तुमने उसके बारे में कभी पूछा नहीं, तुमने कभी देखा नहीं वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। एक चेक तो रखना चाहिए ना, और सिर्फ चेक उतना होना चाहिए कि हमें पता हो कि इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। और अगर ये काम भी नहीं हो सकता तो भैंचोद बच्चे करने के लिए कहा किसने था तेरे से, वो भी 3-3। ज़िंदगी का हर फैसला वो गलत ले रहा है। सारे यूट्यूबर्स मिलके उस पर धनाधन रोस्ट वीडियो बनाए जा रहे हो और तुम उसके सुधारने की जगह, उसकी मदद करने की जगह तुम उसे और बोले जा रहे हो बेटा तू वीडियोस बना यूट्यूब पे। क्यों बनाऊँ? वो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा है तो तुमको शर्म नहीं आती उसको ये बोलते हुए? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली में मम्मियों का भी होता है। अभी जैसे पापा का बताया वैसे मम्मी का भी बता देते हैं। इनको ज़बरदस्ती इनके इन-लॉज फोर्स करते थे कि बेटा बच्चा कर लो, इन्होंने मजबूरी में कर लिया। अब कर तो लिया, पालेगा कौन? अब पालने पे जिम्मेदारी आई तो नौकरी छोड़नी पड़ी। अब 10 साल से बर्तन मांझ रही हैं घर के और घर की नौकरानी बन के घूमी हुई हैं। अब लॉकडाउन आया जैसी तो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, पानी फेंकने लगी, कहने लगी तुम्हें माँ नहीं नौकर चाहिए करके, क्योंकि मेड आना बंद कर दिया था। तो इतनी पागल हो गई, इतनी गंदी हरकतें करने लग गई, सड़ा हुआ मुँह बना के घूमती है, एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड फेस, सुबह जाओ रात में आओ, इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर ये अपनी 4 गवार दोस्तों को इकट्ठा करती है। उनके पास भी कोई वो पति की कमाई पे ऐश करने वाली औरतें होती है ना, जिनका लाइफ में सिर्फ एक गोल है, क्योंकि पति के कमाई पे ऐश करना या किसी दूसरे की कमाई पे ऐश करने से बेटर क्या हो सकता है? बाप के पैसे उड़ाने से ज़्यादा मज़ा किस पे? तो पति के भी उड़ाती हैं। फिर वही 4 नल्ले दोस्त आपस में इकट्ठा होती हैं, उनको सोसाइटी में ग्रुप बनता है। 4-5 नल्ले दोस्त एक साथ इकट्ठे होते हैं, उनका ग्रुप बनता है। अब उन लड़कियों को औरतों को काम तो है नहीं, तो दूसरों की ज़िंदगी में उंगलियाँ करती हैं। उसने यहाँ देखी छत पे बैठी हुक्का पी रही थी, अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी। मैं बता रही हूँ बहन जी, आजकल के बच्चों में ना कोई तमीज़ और हया ही नहीं है। अब तुमको अपने बचपन में सेक्स नहीं मिला या तुम्हारे ज़माने में कोई सविता भाभी पढ़ता था तो मैं क्या करूं?
और उनको कोई काम ही नहीं है, बेवकूफ़ों की तरह बकवास करती रहती है कि देखो ये आजकल के बहन जी बच्चे अब किट्टी बनाती हैं, ये किट्टी पार्टियों में जाती हैं, ये वहाँ क्या चल रहा है, पति की चुगली चल रही है, पति के राज खुल रहे हैं वहाँ पे। और सेम आदमी भी करते हैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठ के महफिल जमाते हैं और दारू पीते हैं तो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। इनको और कोई काम तो होता नहीं है बीवियों के बारे में कि भाई 5 साल अपनी बीवी को तो झेल ही लिया हमने, 10 साल ये मोदी सरकार को नहीं झेल सकते क्या। एग्जाम्पल, आई एम नॉट ध्रुव राठी, ओके, तो मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अलायंस नहीं है। तो क्या हो रहा है, वो अंदर का सारा कचरा बाहर निकल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली अगर गुल्लक है, गुल्लक इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि मिडिल क्लास फैमिली ब्यूटीफुल हो सकती है, उसके अंदर कुछ अच्छाई हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा वैसी होती है। 98% या 80% केसों में वही होती है जो मैंने बताई। वो आदमी आ रहा है घर से, बाल उसके झड़े हुए हैं, मोटी तोंद निकली हुई है, नाभि में मैल जमी हुई है, गर्दन पे मैल जमी हुई है, हर तरफ बाल उगे हुए हैं। ये आते ही बेड पे लेट जाता है, फिर उसका बच्चा दिमाग ख़राब कर रहा है, पापा होमवर्क कर दो, उसके नंबर नहीं आ रहे, वो परेशान है, भैंसो काम कर बना। तो ये क्या चल रहा है, ये ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए लोग चाइल्डलेस हो जाते हैं, इसलिए लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं कि पहली बहन जो बॉस खून पी रहा है साला, इतनी माँ बहन एक कर रहा है, कम से कम ये चुतियापा ख़त्म तो आधा तो रहेगा ज़िंदगी में। और लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, लड़की को भी। इसीलिए लिव इन आजकल एक डेट में इतना कॉमन हो गया है कि साथ बैठ के एक दूसरे का सर फोड़ने से बेहतर है अपना अलग अलग काम कर लो भाई। जब दिल करे मैं साथ रहे, जब दिल करे मैं अलग हो गए। और यही एडवांटेज है, क्योंकि अगर मैरिज हो गई तो डिवोर्स होगा, फिर डिवोर्स में एल्यूमनाई में प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, पर मंथ इतना पैसे दो, बच्चे की ख्याल रखने के लिए लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो शादी इसी चीज़ का मजाक उड़ाओ या बोलो कि मैं सीरियस नहीं हूँ, अभी मैं सोच नहीं रहा इस बारे में। जबकि पहले ही मुलाकात में ये लोग बता देते हैं आजकल की जनरेशन वाली, शी इज़ द वन। अब शी इज़ द वन का क्या मतलब है, साथ, इसका मतलब ये है कि तुमको ज़िंदगी भर साथ रहना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वो नहीं करते, ये लोग लिव इन कर लेते हैं। यूएसए में खूब चलता है, ये 6 साल लिव इन करा, 10 साल लिव इन करा, फिर छोड़ दिया। और उनकी ज़िंदगी फिर भी हमसे थोड़ी बहुत बेहतर है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि दिन रात जो मैं तुम्हारा मुंह पे आशिकी का जो मेरा भूत सवार था वो तो उतर चुका है, नंगे नाच हो चुके हैं सारे, नंगापन हो चुका है, प्रेगनेंसी भी हो गई, अबॉर्शन भी हो चुका है। अब नहीं संभाला जा रहा है, अब तुम निकलो अपने रास्ते, हम निकलते हैं अपने रास्ते। कम से कम शांति से मामला सुलझ गया, और घर वाले भी कुछ चिल्लाएंगे नहीं कि क्या दिक्कत है, क्यों ये सब कर रहे हो, कौन हो तुम, कोई नहीं चिल्लाएगा। आपस में मैटर सुलझ गया। और रिश्तेदारों की भी इन्वॉल्वमेंट इतनी रहती नहीं, क्योंकि वहाँ सब इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका में पड़ता है, लेकिन वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। तो आज़ाद हो गए वहाँ तो 18 साल की उम्र में माँ बाप अपने बच्चों को बाहर से निकाल देते, भग वो सड़ी का जॉब करो, कमा चल। फिर हमें ताज्जुब बड़ा हो जाता है, अमेरिका में बच्चे अपनी डिग्री क्यों नहीं पूरी कर पाते। उन्हें तो नौकरी के साथ साथ डिग्री करनी है। हमारा 9 से 5 का कॉलेज है, हमारी उसी में हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद उन्हें 4 घंटा शिफ्ट भी करनी होती है मैकडॉनल्ड्स में। आसान कैसे है भाई, कौन कहता है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस आसान है, करके दिखाओ एक बार। जो खुद ये बात बोल रहे होते, खुद कभी ऑक्सफोर्ड गए हैं, ये खुद कभी प्रिंसटन या स्टैनफोर्ड में एडमिशन लेके दिखाना ज़रा बेटा, औकात है तो करके दिखा। ये सुंदर पिचाई मेरे को बोले, या मेरे को कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बोले, मैं तब मानूँ, मैं स्टीव जॉब्स बोले, मार्क जुकरबर्ग बोले, तब मैं मानूँ कि भाई बंदा जेन्युइन है। तुम साले 8वीं फेल, 2 टके के, तुम साले इंदिरापुरी इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, टियर 15 कॉलेज। अब तुम्हारी बात सीरियसली लूँ मैं, तुम्हारा तो ना जेई निकला, ना आईआईटी निकला, ना मेंस निकला। तुम 10 साल उसकी प्रिपरेशन में गवा दी, और बाहर भी इसलिए नहीं जाते क्योंकि पता है साला पैसे बहुत लगेंगे और लोन बहुत लेना पड़ेगा और वो चुका नहीं पाएंगे। तो 13 साल वहाँ अपनी मराते हैं फिर बाहर जा करके। इनके अंदर एक फैड है, फटिश है कि पंजाबी है ना तो बाहर जाना पड़ेगा। ये सब साले घर प्रॉपर्टी घर गिरवी रख के वहाँ चले जाते हैं, फिर 15 साल उस जगह पे नौकरी करते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि 12 साल में कनाडा में था, मुझे ये तो पता ही नहीं था ना वहाँ कोई भी नहीं होगा। वहाँ तो पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं जानता, कोई हाय हेलो नहीं, कोई बातचीत नहीं। तुम अकेले सड़क पे घूम रहे हो, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक दोस्त ही बन रहा वहाँ पे, कंपनी में बन गया एक, क्योंकि वो मेरे साथ सेम क्यूबिकल में था। अब मैं रह रहा हूँ अपनी इस बावली बीवी के साथ। तो मेरे को क्या मिला लाइफ में, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मिली, और जॉब में वो खुश है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए तो इंटरनेट पे इतने ज़्यादा वीडियोज़ आ रहे हैं, डार्क रियलिटी ऑफ कनाडा, डार्क रियलिटी ऑफ यूएसए, डार्क रियलिटी ऑफ फॉरेन। लेकिन तुम्हारा ध्यान इस पर जाएगा नहीं, तुम्हें होगा भाई वहाँ चले गए लाइफ सेट। खर्चा बचाने के चक्कर में अमेरिका से हमने मास्टर्स कर लिया, बैचलर इंडिया से कर ली, क्योंकि पता था कर लेते तो घर भी बेचना पड़ता। ऐसे तो हालात हैं गधों के। अभी हमें क्या सिखाएंगे ज़िंदगी कैसे जीनी है। बड़े सपने देखने में कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। मैं सीधा उस पर खुला दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए जो दम चाहिए वो एक इंसान के अंदर होना चाहिए, या वो समय के साथ पैदा हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं है तुम्हारे पास तो तुम अपने लिए भी नुकसान करोगे और अपने आसपास वालों का भी करोगे।
क्या मिलेगा मुझे 12-13 या 7-8 लाख रुपए पर सेमेस्टर किसी कॉलेज की फ़ीस दे करके? मैं स्कूल में कभी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, मैं वहाँ जाके पढ़ लूँगा अच्छे से। वहाँ का स्टडी सिस्टम भी इतना अलग है। इंडिया में तो चलो रट्टा लगा लोगों के पास हो गए, दोस्त से पूछ लिया, फर्रे लेके चले गए कॉलेज के एग्ज़ाम में। वहाँ क्या हाल होगा उसका? हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुम मैनेज कर सकते हो, यू कैन मैनेज एंड यू आर स्कोरिंग वेल, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे करो, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने अपना काम कर लिया। और ये बार बार जर्मनी या नॉर्वे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाई सस्ती होती है, नहीं ये भी नहीं पता वहाँ खर्चा कितना होता है रहने का। तो ये तो बेकार की 2 पैसे की बात है। मैं इसको क्यों सीरियसली लूँ? मैं इसको इतना तब सीरियसली लेता था, मैं तब लेता हूँ। वो लोन ये बड़े जैसे तैसे करके चुका देंगे, लेकिन देखो अगर एक घर है जहाँ पे कुछ नहीं है, 40-50 घर हैं जो एक ही तरीके के हैं और 20 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, 10 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा गराज है, इनकी पूरी चलो ठीक है मतलब, पर मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? फिर किसी गोरी अंग्रेज़ को पटा लेंगे और क्या। अब जब छोटा था तो उस ज़माने में ना ज़्यादा इकोनॉमिकली इंडिया डेवलप नहीं हुआ था, आईटी का बूम चल रहा था, तो मुंह उठा करके ज़बरदस्ती उनको ऐसी फील्ड्स में डाल दिया गया, धक्के मार करके या पीयर प्रेशर में आकर के, माँ बाप के फोर्सिंग से वो इस जगह पर चले गए कि भाई आईटी में नौकरी अच्छी है, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो बहुत स्कोप है, होटल मैनेजमेंट कर लो बहुत स्कोप है। तो ऐसे बिना सोचे समझे चले गए। हम थोड़ा सोचते हैं, हम थोड़ा समझते हैं। मैंने जैसे सोच लिया था जेई मेरे को नहीं देना है, करियर काउंसलर होते उस ज़माने में तो होते नहीं थे, तो थप्पड़ मार के बाप ने भेज दिया बीटेक करो। अब सारी ज़िंदगी बाप जब बच्चे को मारेगा पीटेगा, उस ज़माने में बहुत मारते थे बच्चों को, मुर्गा बनाते थे, डंडे भी मारते थे। अभी सरकारी स्कूलों में भी चलता है, मैंने सुना है। तो बहुत मारते पीटते थे, बहुत बदतमीज़ी करते थे उनके साथ। 2010 में भी अगर आप स्कूल में गए हो और आप 5-6 साल के हो तो आपको ज़रूर पीटा होगा। मुझे भी पीटते थे स्कूल में, टीचर ऑफ कोर्स, बच्चे भी टीचर्स भी। तो इनको बहुत मारा करता था जब ये बाप छोटा था। तो बाप अब बड़ा हो गया तो उसके मन में ये आ गया, अब देखो मैंने जो कर लिया है ना, मैंने बीटेक कर ली, या मैंने कर ली, अब मैंने शादी कर ली है, मेरे 2 बच्चे हो गए। कई बार मैंने आज की जनरेशन के पेरेंट्स को इस आर्ग्यूमेंट को देते हुए देखा है कि तू मुझे कुछ मत सिखा, तू मेरे आगे चौड़ा ना हो, मेरी जो औलाद है ना तेरी उम्र की है, मेरे बच्चे तेरी उम्र के हैं और 2-2 हैं, तो तू मेरे को सिखा मत। तो क्या हो रहा है, वो उस बच्चा, वो जो 20 साल पहले जब बच्चा था वो, या 40 साल पहले जब वो बच्चा था, वो बाहर आ रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि बाप जब बचपन में मारता था तो बाप क्या कि मुँह नहीं खोल सकते थे। आप तब के बच्चे इतने हरामी तो थे नहीं कि मम्मी पापा की बात ना माने, मम्मी पापा को कुछ ना करें। तो पेरेंट्स की जब इतनी मार खाओगे, इतनी गालियाँ खाओगे, जब इतना मेंटली टॉर्चर हो गए, तो डिसिप्लिन भले ही आ जाएगा। वो बच्चे के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर तुम उनकी मार को एज ए डिसिप्लिन लेते हो तो फिर ठीक है, तुम आगे जाके हो सकता है लाइफ में कुछ अच्छा कर जाओ, है ना। कभी कभार सलाह माँ बाप की काम आ जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा होता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना बहुत ज़्यादा। तो यही डिलेमा हुआ उनके साथ यही हुआ कि उनको तो इतना मारा पीटा, बहुत से ऐसे जो कड़वे हो गए, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, दिमाग ख़राब हो गया। इन्जॉय वो फिर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ बिल्कुल ही, लेकिन वो बात पे गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्सा बस एक सेल्फ मैकेनिज़्म है कि वो बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे होता है ना बच्चे को मार मूर दिया तो ऐसे करने लग गया, बस वो बच्चा बड़ा हो गया और हरकतें सेम कर रहा है, क्योंकि उसके बाप ने, उसके माँ बाप ने उसको इतने स्ट्रिक्ट होकर के पाला कि वो अंदर से कड़वा हो गया, वो बिटर हो गया, हेट्रेड उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए ये जो माँ बाप होते हैं आज की जनरेशन के और अभी की जो जनरेशन चल रही है और इनके जो पेरेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े यहीं देखने को मिलेंगे आपको, कि बाप ज़बरदस्ती करके बेटे को आईआईटी में डाल रहा है, बेटा तूने साइंस लेनी है, कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं रखा, आर्ट्स में गंवार बच्चे जाते हैं, और बेटा कितने नंबर आए। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये पुरानी जनरेशन से आ रहा है। और अगर तुम किसी बड़े को समझा दो कि जो तुम कर रहे हो अपनी लाइफ में वो सही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हैं अंकल, तो वो ही वॉज जस्ट सिंपली वॉक आउट एंड कॉल ऑफ कि मुझे तो अब मत सिखाओ। बिटरनेस की वजह से शॉर्ट टेम्पर्डनेस, फ्रस्ट्रेशन और एंगर उसके अंदर इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया है कि अब उसका ये एटीट्यूड हो गया कि अब तुम मेरे बच्चे हैं, बड़े हो गए, नौकरी कर रहे हैं, अब किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मुझे बता दे क्या सही है क्या गलत है। मेरी खुद की बीवी भी अगर ये कहती है तो भी मैं उसकी सुन लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तब भी उठ करके चला जाता हूँ। मैं इतना बड़ा महान आदमी हूँ क्योंकि उसकी लाइफ में और कुछ बचा नहीं है कि अब मुझे कोई कुछ मत बोलना, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी लोगों के ताने सहे हैं। अब बड़े होकर के अगर मेरा बच्चा यूट्यूबर है या इन्फ्लुएंसर है और गलती हरकत कर रहा है, तो मेरा बेटा तो जाहिर सी बात है मेरी तरह ही गुस्सैल होगा, क्योंकि जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली, मतलब बायोलॉजिकली थोड़े बच्चा वैसा ही निकलेगा। अगर बाप भी हरामी है तो बेटा कम हरामी तो निकलेगा नहीं, जैसा बाप वैसा बेटा। तो वो वैसे ही अपने माँ बाप को डिफेंड करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है
कि जो माँ बाप हैं उनके मन में भी यही एटीट्यूड रहेगा ऊपर से कि मैंने अब जो करना था कर लिया, मुझे और कुछ सुनाना मत। मैं अंदर से वैसे ही फ्रस्ट्रेट हूँ, और जिस दिन गुस्सा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया उस दिन हो सकता है पेरेंट्स रोने भी लग जाते हैं कई बार, कि खुशी का मौका या गम का हो, वो हमेशा रोने लग जाते हैं। तो इनके साथ ये गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये मतलब इन्होंने मतलब बच्चे को सेटल करना एक बोझ मान लिया कि तू जल्दी से जल्दी सेटल हो जा, ताकि अपन फ्री हो जाएं। ये घटिया नौकरी छोड़ के मैं भी अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकूं, जो मुझे मजबूरी में करनी पड़ी क्योंकि औलाद पालनी थी। इसीलिए आज की डेट में बहुत सारे जनरेशन चाइल्डलेस हो रही है। वो यही कह रहे हैं कि यार हमें अपनी पसंद की नौकरी करनी है, मुझे अपने हिसाब से जीना है, तो उसके लिए बच्चा मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये इन माँ बाप को फ्रीडम मिली नहीं, इनके माँ बाप को ये मिला नहीं, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन भड़ास अपनी औलाद पर निकालते हैं। क्योंकि वो गुस्सा है, अब वो तुम्हारी कुछ औलाद गलत करेगी, उनके बच्चे कुछ गलत करेंगे तो अचानक से ऐसे हो जाएंगे। ये माँ बाप मारते पीटते जो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा ये वही हैं जिनके फादर उनको लेदर की बेल्ट से मारा करते थे, लेदर की बेल्ट से इनके पिताजी इनको मारा करते थे, तो उस वजह से ये भी थोड़े ऐसे हो गए। तो इनका बस मेन फंडा यही है कि अब मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, अब जो करना था कर लिया, अब गांड में रहे दुनिया, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा, अपने हिसाब से बेहड़क पैसे खर्च करूँगा, अपनी औलाद की ज़िंदगी बर्बाद करूँगा, मैं जो चाहे वो करूँगा, जो मुझे ठीक लगेगा वो ठीक है, जो नहीं लगेगा वो जाओ भाड़ में। हमारी जनरेशन जितने चिल हमारे पेरेंट्स कभी नहीं हो सकते, और इसीलिए आज की डेट में इतना आपको देखने को मिलता है। अपनी औलाद के फ्रेंड बनिए, कीजिए, और बच्चे को एक फ्रेंड की तरह देखिए, है ना, उसको एक ऐसा रखिए, क्योंकि जिस दिन जब तक आप उनका फ़ायदा करा रहे हो सब ठीक है, जिस दिन आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ होना कम हो गई, आपके घर में पैसा नहीं आने लगा, तो फिर वो पागल हो जाएंगे, गालियाँ देने लगेंगे। इसलिए बुड्ढे खूसट अंकल सोसाइटी में क्यों मिलते हैं? आपको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा आपने यही सुनने को मिला होगा ना, सबसे ज़्यादा आप सुनते हैं 20 सालों में ही हुआ है ये। अबे तू है कौन, तेरी औकात क्या है, तुझे आता क्या है, तू खुद दूसरों को ज्ञान पेल रहा है, तूने अपने आप को देखा कभी? इफ़ समबडी इज़ डूइंग हिज वर्क, तुम लोगों को क्या ऐसा ज्ञान में कीड़ा है कि तुम उसके पीछे पड़ जाते हो? हालांकि अगर कोई एंटरटेनमेंट से रोस्ट वीडियो बना दे, उस पर अगर कैरी मिनाटी को रोस्ट वीडियो बना दे, तो रोस्ट भी तो अपना ओपिनियन ही है, तब कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि ह्यूमर है उसमें। लेकिन अगर आप सीधी सीधी खरी बात बोलें, एकदम रॉ बात बोलें, तो लोग आपको ये बोलेंगे तू कौन है, तू क्या है, अपनी शक्ल देख, तुझे इसके अलावा आता ही क्या है। जब तू जैसे कि अगर किसी फ़िल्म को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है तो कहेंगे कि जब तू फिल्म बनाएगा ना तो तू अपना शो रख लेना, हम लोग आकर के देख लेंगे। पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा यही हुआ है ना इंटरनेट पे। तो पहली बात तो है कि कैसे करोगे डील इस सबसे, और उस वीडियो के नीचे कम से कम 100-200 नहीं तो 1000-2000 लाइक्स होते हैं, तो मतलब 1000 लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं, तो समझ रहे हो ना? इतने सारे लोगों को आप कन्विंस कैसे करोगे कि देखो आप सही हो? यू कैन नॉट, बिकॉज इवेंचुअली दे डोंट वांट टू बी कन्विंस्ड। थोड़ा पर चेंज भी आया है सब में, पर मैं उसको चेंज इतना बड़ा मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो चेंज कल क्या इम्पैक्ट है और चेंज किस लेवल पे हो रहा है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा मायने रखता है। इसका ये मतलब नहीं है कि चेंज का मतलब ये नहीं है कि अब आपके पास ऐसे ब्लॉगर आ गए हैं जो शो ऑफ़ नहीं करते, शो ऑफ़ करते नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और इसका मतलब असर क्या पड़ा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, एक श्वेता गंगवार है, एक प्रखर के प्रवचन जैसा कुछ है, अब ये एक आया भाई यहाँ क्या हो रहा है, भाई भाई मैं कहाँ फंस गया भाई, वो मीम वायरल हुई थी ना, क्या नाम है उसका, अर्पित बल्ला बाला, पता नहीं बल्ला करके पता नहीं क्या है वो है। तो गिनती के 2-3 ही हैं ये। तो अभी इवेंचुअली ये कम्युनिटी ग्रो होने में लग जाएगा काफ़ी टाइम यार, ऐसा नहीं हो सकता कि 2-3 दिन में, बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये चीज़ नहीं है, प्लस इसमें एंटरटेनमेंट भी नहीं है, ऊपर से कंटेंट जिस तरीके का लोग ये देते हैं ब्लैंड है बिल्कुल, उसमें कुछ मसाला नहीं है, एकदम एकदम ब्लैंड है, एकदम रॉ कंटेंट है। थोड़े बहुत मसाले के साथ दे सकते थे, तो अगर लॉजिकल बात करते भी तो शायद इज़्ज़त मिल जाती, लेकिन इतना ब्लैंड कंटेंट की आदत तो ऑडियंस को है ही नहीं, उसको तो लिटरली मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 साल या 10-12 साल और लग जाएंगे लोगों को समझने के लिए कि क्या ऐसे क्रिएटर्स की क्या वर्थ है, क्योंकि ये लोग 6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, अब जाके इनके 1 मिलियन हुए हैं। तो नहीं यार, अभी नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि गिनती के 2-3 ही हैं। जो वल्गर कंटेंट बना रहा होगा अब चाहकर वो स्विच नहीं कर सकता, वो मैं पहले अपने वीडियो में समझा चुका हूँ। और जो बना रहा है कई बार ये प्रोबेबिलिटी भी है कि वो मजबूरी में बना रहा है, हो सकता है उसकी लॉजिकल रीजनिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया हो कि वो
बहुत अच्छा एक लॉजिकल मतलब लॉजिकल डिबेट्स कर पाए इंटरनेट पे, या लॉजिकली अपना ओपिनियन दे पाए, लेकिन इवेंचुअली वो ये काम कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको भी उसके व्यूज़ तो झांट भर के भी नहीं आएंगे सब चुतिया पैसे। तो फिर जो वल्गर कंटेंट बना रहा है वो उसको इतने टाइम से शायद मिल्क करने के चक्कर में वो यूट्यूब को नौकरी की तरह कर रहा है बस, कि हफ्ते में एक आध वीडियो निकाल ले वहीं, ठीक है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है, तो बस करे जा रहा है। क्यों कर रहा है कुछ पता नहीं, क्योंकि उसे पता है उसकी औकात बस इसी से है। लॉजिकली वो बहुत अच्छा बोल सकता है, 1000 गुना बेहतर अपने आइडियाज़ दे सकता है, लेकिन देगा भी तो देखेगा कौन। तो एक तरीके से काम भी मजबूरी में ही हो रहा है उसका। मेरी एक आध कुछ ऐसे लोगों से बात हुई है जिनकी थोड़ी बहुत इज्जत है इंटरनेट पे, थोड़े बहुत उनके सब्सक्राइबर है, तो उनका यही ओपिनियन है। तो मैं क्या बोलूँ अब इस पर। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।